हेलो एवरीवन, अरे भाड़ में गया हेलो। आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी के साथ एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें करने आया हूं। मुझे नहीं पता कितनी लंबी ये वीडियो हो सकती है, मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह से क्या क्या शब्द इस वीडियो में निकल जाएंगे। पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्या पता कुछ बच्चों को ऑफेंसिव लगे, कुछ बच्चों को लग सकता है भैया तो रूड हो रहे हैं। बट आज मैं रूड होऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता कि जिस तरह से मेरी 11वीं बर्बाद हुई थी, जिस तरह से मेरी 11वीं डिप्रेशन में निकली थी, उस तरह से तुम्हारी भी निकले। आज इस वीडियो में मैं तुम सभी के साथ एक वन टू वन टॉक करूंगा, तेरे साथ एक बहुत ज्यादा हार्श वन टू वन टॉक करने वाला हूं। सबसे पहले तो पास आ जा। हाँ भाई, कैसी चल रही है तैयारी? एक कहानी सुनाऊं, बहुत प्यारी सी कहानी है, तेरी कहानी है। सुनाऊं, रियल लाइफ कहानी है तेरी, ध्यान से सुनियो। बीच में एक भी ऐड नहीं दिखेगा तेरे को वीडियो में। मैं नहीं चाहता कि जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो बीच में वो 2 कड़ी का ऐड आके बीच में इंटरप्ट करे। ध्यान से सुनियो, ठीक है? एक बच्चा होता है, अपनी कक्षा 10वीं का एग्जाम देके अभी अभी जस्ट 11वीं में आता है। जब वो 11वीं में आता है ना, तो फुल जोश में होता है कि भाई अब तो मैं अपनी आईटी जेई की तैयारी करूंगा, या फिर अब तो मैं अपनी नीट की तैयारी करूंगा। और छोटा मोटा कॉलेज नहीं, सीधा आईटी बॉम्बे का सपने लेते हैं, सीधा एम्स दिल्ली का सपना लेता है। फिर क्या होता है, एक कोचिंग वाले आते हैं उसकी लाइफ में। वो कोचिंग वाले उस सपने को, बड़े सपने को सहला देते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, इतने रुपए का ये ले लो, फिर उसके बाद हम तुम्हें यहाँ पे एडमिशन दिलवा देंगे, हम तुम्हारी तैयारी करवा देंगे। बच्चा उस कोचिंग में एडमिशन लेता है। अब कोचिंग में एडमिशन लेता है तो शुरू में भाई मैथ्स में सेट्स आता है, बहुत प्यारा सा चैप्टर। फिजिक्स में आता है तुम्हारा वेक्टर्स, फिर उसके बाद तुम्हारा केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है। इतने आसान आसान चैप्टर्स, बच्चा सोचता है कि यार इतने आसान से चैप्टर्स हैं, बस आईटी की तैयारी इतनी आसान होती है, सारे टेस्ट में उसके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट आ जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, धीरे 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 मुश्किल चैप्टर आने शुरू होते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, टेस्ट में थोड़े नंबर कम आने शुरू हो जाते हैं, हमारा होमवर्क छूटना शुरू हो जाता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो टीपीपी के सवाल है, हमारे जो मॉड्यूल के सवाल है, वो हमें नए नए लगने होते हैं, हम उसको क्लिक नहीं कर पाते कि इसमें क्या होगा, हमसे वो सॉल्व नहीं होते हैं। फिर हम जाके गूगल पे देखते हैं इस सवाल को, जब आंसर पता चल जाता है तो फिर लगता है यार ये तो इतना आसान था, मेरे अंदर क्लिक क्यों नहीं हुआ। फिर यही वापस एंग्जाइटी होती है कि यार मेरे को नए सवाल क्लिक क्यों नहीं करते। ऐसा होता है ना भाई, हमारे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो हमारा छूटता जाता है। फिर उसके बाद पिछले चैप्टर हम भूलना शुरू कर देते हैं। जो सर की स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज लगनी शुरू होती है। सर, हमें लगता है यार ये सर इतनी तेज क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सर बीच बीच में स्टेप्स क्यों खा जाते हैं। ऐसा होता है ना। ये तेरी कहानी है ना शायद। टेंशन मत ले मेरी जान, ये खाली तेरी कहानी नहीं है, ये हर एक उस बच्चे की कहानी है जो इस समय अपनी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है। मजे वाले बच्चों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मजे वाले बच्चों की तो वो आज भी मजे में है, वो 2 साल बाद भी मजे में होंगे। उनका जब आंखें खुलेंगी ना, जब जब तुम्हारे नीट या फिर जेई का एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस समय उनकी आंखें खुलेगी, तब उन्हें लगेगा यार मेरे को तो कोई एडमिशन दे ही नहीं रहा कॉलेज, और जो एडमिशन दे रहा है वो 25-30 लाख रुपए मांग रहा है। तो उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, मैं तेरी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि तू थोड़ा बहुत सीरियस होगा इस प्रिपरेशन के लिए। मेरी जान एक बात समझ, जिस एग्जाम के लिए तू तैयारी कर रहा है ना, उसमें कितने बच्चे बैठते हैं पता है? अगर तू जेई की बात करूं, नीट में तो 16 लाख बैठते हैं, जेई में तो 10 लाख बच्चे बैठेंगे। 3 4 5 सिलेक्शन कितनों का होता है? मात्र 10,000 का। 10 1 2 3, 2 जीरो तो गए, इनमें से 2 जीरो तो गए। अब ये जो 10,000 बच्चे हैं कहां से, कोई और दूसरे गोले से आए हैं? नहीं, इन्हीं में से हैं। तो फिर खाली 10,000 बच्चे ही क्यों कर पाते हैं? इनमें से जो 99% बच्चे हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं? पता है दिक्कत कहां आती है? देख समझाता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी में मैंने एक चीज बोली, क्या कि जब बच्चा 11वीं में एंटर करता है ना, फिर क्या होता है, आसान आसान से चैप्टर आते हैं। उन आसान आसान चैप्टर्स को देख के, वेक्टर्स, सेट्स छोटा सा चैप्टर है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आसान सा चैप्टर है, ये आसान आसान चैप्टर देख के वो बच्चा क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्साइटेड नहीं होता, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उस ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, वो कुछ बेसिक पॉइंट्स भूल जाता है जो कि मैंने या फिर किसी और ने उसे शुरू में 11वीं में बताए थे। उसे ये लगता है कि यार मैं तो वो सब चीजें कर ही नहीं रहा, जब भी मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो सब चीजें करने की जरूरत ही क्या है। बट क्या होता है, जब ये फिर उसके बाद जब मुश्किल तुम्हारे सवाल आने हो जाते हैं, मुश्किल चैप्टर आने हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो प्रॉब्लम में आने शुरू हो जाता है, उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बट जो बच्चा उन प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है, उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेता है, या फिर जो बच्चा उन बेसिक पॉइंट्स को, जो बेसिक पॉइंट्स हमें 11वीं के शुरू में याद रख लेते हैं, बट हमने ओवर कॉन्फिडेंस में उसे भूल गए, हम उसे अनजाना ऐसे ही छोड़ दिया, उन बेसिक पॉइंट्स को जो बच्चा वापस से अपना सीरियसली फॉलो करना शुरू कर देता है, सीरियसली पूरा ईमानदारी से फॉलो करता है, वो बच्चा इन 10,000 वाले नंबर में आ जाता है, और जो 99% बच्चे हैं वो रह जाते हैं। आज की वीडियो का वही मोटिव है कि वो जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो तुम्हें वापस मैं रिमाइंड करवाऊं, जिससे कि जो तुम भूल रहे हो, जो तुम इस समय अपनी परेशानी में आ रहे हो, वो परेशानी तुम्हारी सॉल्व हो जाए। वो बेसिक पॉइंट देखो, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। रिमाइंड का मतलब वो पहले भी मैंने बता चुका हूं, या शायद तुमने कहीं और से सुने हो। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा बीच में वीडियो के कि यार ये तो फालतू सी वीडियो है, वो इस सारी चीजें वापस रिपीट कर रहा है। फालतू नहीं है, ध्यान से समझ। चला ये छोड़ के कोई बात नहीं, ऐसे ही बच्चे यहाँ से भीड़ कम होती रहती है,
यहाँ से जो भीड़ कम होती है वो ऐसी होती है, बीच बीच में हम क्या होता है, हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम सोचते हैं ये सब चीज़ें तो हमें पता है, पर हम उसे अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए हो सके तो पूरी वीडियो देखियो ध्यान से। देख एक बात समझ, अब सुन मेरी बात, वीडियो को पॉज कर और जाके एक कॉपी और पेन लेके आ, ठीक है, लेके आ जल्दी से, मेरे को नहीं पता, भाग के जा, क्योंकि फिर उसके बाद तो भूल जाएगा जो मैं तेरे को वापस पॉइंट बता रहा हूँ, फिर भूल जाएगा, फिर उसके बाद तेरे को वापस रिमाइंड करवाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। 11वीं आधी हमारी बर्बाद हो चुकी है, आधी हमें सही करनी है। तो एक कॉपी पेन लेके आ जल्दी से। ले आया, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कॉपी में, सबसे पहली चीज ये लिख, क्या तूने अपने आप से आंसर दियो, ये क्या तूने जो मैंने तेरे को ये बताया था कि जो फॉरगेटिंग कर्व ब्रेक होता है उसमें जो तेरे को मैंने स्मार्ट तरीके बताए थे रिवाइज करने के, स्मार्ट तरीके बताए थे तुम्हें नोट्स को बनाने के, स्मार्ट तरीके बताए थे नोट्स को रिवाइज करने के, क्या वो सब चीजें तू कर रहा है? नहीं कर रहा ना, पकड़ाएगी तेरी सबसे पहली मक्कारी। जो मैंने तेरे को बताया था कि नोट्स के ऊपर लिख, फिर उसके बाद उसको रिवाइज कर, 3 बार रिवाइज मारना है, एक सुबह एक रात को, फिर उसके बाद सुबह उठ के, फिर उसके बाद होमवर्क से पहले, फिर उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, टेस्ट एनालिसिस कर रही है, कर रहा है तू? नहीं कर रहा ना, मुझे पता ही नहीं कर रहा है, तभी तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है। ध्यान से सुनियो, वापस उस चीज को रिपीट कर रहा हूं और पूरी प्रैक्टिकल वे में रिपीट करूंगा। मान ले तेरा कोई एक चैप्टर अब शुरू होगा, चैप्टर नंबर ABC, ठीक है, ध्यान से सुन, चैप्टर ABC आज तेरा डे 1 है, आज तेरा चैप्टर ABC शुरू होने वाला है। ध्यान से सुनियो, पूरा ये बताऊंगा कि चैप्टर ABC को पक्का कैसे करना है, ठीक है, इसको पूरा ऐसे कि भाई तेरे को कंठस्थ हो जाए वो चैप्टर, वो पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी तेरे को बताने वाला हूं, प्रॉपर एक रोड मैप बताने वाला हूं। चैप्टर ABC का मान ले आज तेरा डे 1 है, ठीक है। अब तेरा जब डे 1 है तो सबसे पहला काम क्या होगा, तेरी मान ले 1 घंटे बाद क्लास है, सबसे पहला काम क्या होगा तेरा, तू नहीं करता है, देख ध्यान से सुनियो, सबसे पहला काम जो तेरा होगा वो होगा नोट्स से पहले थ्योरी को पढ़ के जाना, वो क्लास से पहले थ्योरी को रीड करके जाना। क्या ये तू कर रहा है? नहीं कर रहा होगा, पता है मुझे, नहीं कर रहा होगा ना। जब तेरी क्लास होती है 1 घंटे पहले नहीं पढ़ता ना थ्योरी को, हाँ नहीं पढ़ता है, सबसे पहली मिस्टेक यही है, ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक यही है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब तू क्लास में जा रहा है, पता है तेरे को इंपॉर्टेंस, जब तू क्लास में जा रहा है और तू मान ले तेरे को थ्योरी में कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो तेरे को दिमाग में ये रहेगा कि भाई आखिरी चांस है, क्लास में जाके ध्यान से सुन लूंगा, तो तू अटेंटिव रहेगा क्लास में। ये पहली चीज थी, ठीक है। अब धीरे धीरे देख तेरी मक्कारियां पकड़ी जाएंगी, ये काम तू नहीं करता है। दूसरी चीज, तू क्लास में गया, थ्योरी पढ़ ली, अब तू क्लास में गया, अब तेरे को अटेंटिवली सुनना है, साथ साथ में क्या करना है, तेरे को नोट्स बनाने हैं। अब तू नोट्स जो बना रहा है उसमें दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछियो, जो क्वेश्चन सर सॉल्व करवा रहे हैं, क्या क्वेश्चंस जो सर सॉल्व करवा रहे हैं, क्या उनको तू खुद अटेम्प्ट कर रहा है? जिस समय सर बोलते हैं कि भाई वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, या फिर लाइव में तुम्हारे सर बोलते हैं कि मैं 5 मिनट दे रहा हूं, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या तू सॉल्व कर रहा है? और एक साथ एक और इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये, वो जो तू अटेम्प्ट कर रहा है, क्या तो उसी तो मेरी जो फेयर नोटबुक है उसी में कर रहा है, या फिर एक अलग से, कुछ बच्चे होते हैं ना कि भैया फेयर नोटबुक तो बहुत सजा के रखूंगा, एक रफ कॉपी लेके बैठता हूं और उसमें सॉल्व करता हूं, क्या तो फेयर में ही कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। देख दूसरी मक्कारी तेरी पकड़ी गई कि तू अटेम्प्ट नहीं कर रहा है और साथ ही साथ अटेम्प्ट कर भी रहा है तो फेयर में नहीं कर रहा, तो रफ में कर रहा है। पहली चीज, अटेम्प्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? अटेम्प्ट की इंपॉर्टेंस है कि तेरे को अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरी समझाई गई है, उससे तेरा माइंड शार्प होगा, क्योंकि सर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे कि ये सवाल करो उसी फॉर्मूले में से, तो उससे क्या होगा, तेरा माइंड शार्प होगा, और वो माइंड शार्प वाली करने वाली एक्सरसाइज तो छोड़ ही रहा है। तो पहला यहां पे कि तेरे को जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो तेरे को सवाल दिया जा रहा है, रोक के तो उसको सॉल्व करेगा। दूसरी चीज, उसी फेयर नोटबुक में करेगा जिस फेयर नोटबुक में तू नोट्स बना रहा है। इतनी भी सजानी नहीं है हमें नोटबुक कि हम इंपॉर्टेंट चीज भूल जाएं। अब इसका फायदा क्या है, देख बताता हूं। ये तेरी नोटबुक है, ठीक है, इस नोटबुक में मान ले तेरे को सर ने एक सवाल दिया, अब सर ने कहा इसे सॉल्व कर, तूने सॉल्यूशन अपने आप अटेम्प्ट करा, यहाँ पे कुछ कुछ सॉल्यूशन तूने अटेम्प्ट करा, बाद में सर तेरा सॉल्व भी करवाएंगे, भाई ऐसा होता है ना कि 5 मिनट तुम कर लो फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो बाद में सर तेरा सॉल्व करवाएंगे। अगर तेरा मेथड सही है तो बहुत बढ़िया भाई, सही है, बट अगर तेरा ये मेथड गलत है या फिर तेरा आंसर गलत आया है, तो तेरे को क्या करना है, सिंपली बस एक इस पे कट मारना है ऐसे बस, और फिर उसके बाद जो सर सॉल्यूशन लिखवा रहे हैं उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब तू वापस नोट्स को रिवाइज करेगा, तो तू जब इस क्वेश्चन को देखेगा और देखेगा कि ये कट लगा हुआ है, तो तेरे दिमाग में आएगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, इसमें क्या ऐसी गलती रह गई थी जिसकी वजह से सॉल्व नहीं हुआ था। वो गलती तेरे को वापस एग्जाम में नहीं करनी है। ये इसका जो फायदा है फेयर नोटबुक में करने का, वो ये है। रफ नोटबुक में करेगा कहां ढूंढता फिरेगा, फेयर में इसलिए करना होता है, ठीक है। ये दूसरी गलती आ गई। अब तीसरा पार्ट, अब तेरा क्या आ गया,
तूने थ्योरी रीड करके तू क्लास में गया, क्लास में तूने अच्छे से नोट्स बना लिए, नोट्स में अच्छे अच्छे भाई तूने ऊपर छत पे भी यूज करा, पूरा छत पे जो सर हिंदी में बोल रहे हैं वो हिंदी में भी लिख लिया, हर चीज तूने कर लिया, अब तेरे पास नोट्स बहुत अच्छे हैं। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है उन नोट्स को रिवाइज करना। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहियो। अब इन नोट्स को कैसे रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुन। तेरा डे 1 है, तेरा डे 1 है, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर एबीसी चल रहा है। चैप्टर एबीसी का तेरा डे 1 है आज। अब तेरे को डे 1 पे कुछ अराउंड 4-5 पन्नों के नोट्स पढ़ाए गए होंगे। अब इन 4-5 पन्नों के नोट्स को तुमको कैसे रिवाइज करना है? तेरी क्लास खत्म हुई, नाइट आया, ठीक है, रात आई। अब रात को बैठ के जो तेरे 4-5 पेजेस के नोट्स थे, इनमें जो तेरा थ्योरी वाला पार्ट था, जो तेरा थ्योरी वाला पार्ट था वो तो तेरे को रीड करके याद करना है, ठीक है। जो तेरा थ्योरी वाला डेफिनेशन वगैरह है वो तेरे को रीड करके ऐसे कर लेते हैं ना हम, कॉपी बंद करके फिर उसके बाद याद करते हैं, उस तरह से तेरे को याद कर लेना है। और जो तेरे क्वेश्चंस थे, और तेरे क्वेश्चंस थे, उनको वापस से अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? जो तेरे रफ जो क्वेश्चन सर ने करवाए थे उसको अपने आप रफ कॉपी में खुद सॉल्व करके देखना है। इस तरह से तेरा नोट्स का रिवीजन का पहला राउंड हो जाएगा नाइट में। मात्र आधा घंटा लगेगा इसको नोट्स को रिवाइज करने में, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? सो जाएंगे। अब सुबह उठेंगे। मॉर्निंग में क्या होगा? मॉर्निंग में उठते ही हमें इन नोट्स के जो डे 1 के 4-5 पेजेस के नोट्स थे, इन डे 1 के नोट्स का ब्लाइंड रिवीजन मारना है। अब भैया ये ब्लाइंड रिवीजन क्या होती है इसको समझाओ। ब्लाइंड रिवीजन का मतलब सिंपल ये होता है कि हमें कॉपी नहीं खोलनी है, हमें एक रफ कॉपी लेनी है और जो कल पढ़ाया था उसको अपने माइंड में रिट्रीव करने की कोशिश करनी है कि कल क्या पढ़ाया था, सर ने ये पढ़ाया था, कल ये पढ़ाया था, कल ये पढ़ाया था, ये फॉर्मूला मैंने याद करा था, डेफिनेशन मैंने याद करी थी, इस तरह से हमने याद कर लिया, ठीक है। इसे कहते हैं ब्लाइंड रिवीजन। ये तूने कर ली। अब इसके बाद तेरा तीसरा काम क्या होगा? ये ब्लाइंड रिवीजन हो गई। रिवीजन के 2 राउंड हो गए हैं, पहला राउंड यहां था, दूसरा राउंड यहां था। 2 राउंड के बाद अब तेरे जो सर ने मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए थे, जो होमवर्क दिए थे, जो डीपीपी दी थी, वो तेरे को सॉल्व करनी है। ये हो गया तेरा अगले दिन का रूटीन, डे 1 के अगले दिन का। अब मान ले तेरी डे 2 की क्लास आई। अब तेरी डे 2 की क्लास आई, उसमें वापस सर ने 4-5 पेजेस के नोट्स दिए, ठीक है। 4-5 पेजेस वापस और नोट्स आए उसी चैप्टर के कंटिन्यू में। चैप्टर एबीसी चल रहा है अभी। इसको कैसे करना है तेरे को? वापस वही नाइट में क्या करेगा तू? नाइट में सिर्फ डे 2 जो था तेरा ये वाले 4-5 पेजेस के, इन नोट्स को ऐसे रिवाइज करेगा। थ्योरी को रीड कर ली, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद जो अगली मॉर्निंग आएगी, सो जाए आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगली जो मॉर्निंग आएगी, इस मॉर्निंग में तेरे को क्या करना है? ब्लाइंड रिवीजन मारना है। ब्लाइंड रिवीजन मारना है किस किस का? डे 1 का प्लस डे 2 का। भैया ये तो कैसी बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं लगेगा, इसमें मात्र आधा घंटा लगता है, इसमें मात्र 15 मिनट लगते हैं। इसमें आधा घंटा लगेगा, इसमें अब 15 मिनट लगे थे, यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे डे 1 को वापस रिवाइज करने में। ब्लाइंड रिवीजन मारनी है, और डे 2 में 15 मिनट लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अब तेरा डे 3 आया। डे 3 में तेरे को क्या करेंगे? ध्यान से समझिए, अब तू अपने आप बता देगा। डे 3 में तेरे वापस 4-5 पेजेस के नोट्स हुए। नाइट में तेरे को सिर्फ और सिर्फ डे 3 का याद करना है जो तेरे को पढ़ाया गया है। और जो अगली, और इसके बाद इसमें एक चीज भूल गया मैं, इसके बाद तेरे को अब अपने जो मॉड्यूल प्लस डीपीपी है वो करनी है, ठीक है। मॉर्निंग में तू यहाँ पे उठा, मॉर्निंग में उठते ही तेरे को ब्लाइंड रिवीजन मारना है। किस किस का ब्लाइंड रिवीजन मारना है? तेरे को डे 1 का प्लस डे 2 का प्लस डे 3 का। भैया इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, करके देख। इन तीनों का ब्लाइंड रिवीजन मारना है। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर इसके बाद तू अपने मॉड्यूल्स कर सकता है, प्लस डीपीपी कर सकता है। इसी तरह से डे 3 के बाद आगे बढ़ते रहेंगे हम, आगे बढ़ते रहेंगे। मान ले अगर मैं डे 10 की बात करूं, ठीक है, चैप्टर मान ले अब एंड होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर है तेरा चैप्टर का। तो इसमें क्या होगा? तेरा मॉर्निंग नाइट में जब तेरा क्लास खत्म हुई है, उसके बाद तेरे को सिर्फ और सिर्फ डे 10 का याद करना है, डे 10 का रिवाइज मारना है। और मॉर्निंग में तेरी ब्लाइंड रिवीजन होंगी किसकी? डे 1 प्लस डे 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू डे 10 की। इसमें मात्र आधा घंटा लगेगा। बट इस आधे घंटे में जब तू पूरा रिवीजन मार लेगा ना, तेरे को ये होगा कि तेरे को पूरा जो चैप्टर है वो कंठस्थ है, तेरे को पूरा चैप्टर याद है, तेरे को एक एक चीज पता है कि नोट्स में क्या लिखवाया गया है। इस तरह से तेरे को अपनी रिवीजन मारनी है नोट्स की। ये था तेरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। रिवीजन तेरे को ऐसे मारनी है, ये मैंने बता दिया, इस तरह से होगा। अब आते हैं तुम्हारे चौथे पॉइंट पे, ठीक है। साथ ही साथ जो जो तुम्हें डीपीपीज मिलती जा रही है वो तो रोज तुम्हें करनी है, ठीक है। रिपीट एक भी डीपीपी में छोड़ना। पिछली वीडियो में एक चीज समझाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मात्र 1% बच्चा करता है और 1% का सिलेक्शन होता है। आगे बात करते हैं चौथी। रिवीजन हमने मार ली है,
चौथा, चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा चैप्टर एबीसी अब कंप्लीट है, 10-15 दिनों में जो चैप्टर होते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा, अब जो तुम्हारा नेक्स्ट अपकमिंग संडे है, जो नेक्स्ट अपकमिंग संडे है, उस नेक्स्ट अपकमिंग संडे में तुझे क्या करना है, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। भैया इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वापस शॉर्ट नोट्स बनाने आसान कोई होते हैं? आसान होते हैं। तूने 10 बार रिवाइज कर लिया है, चैप्टर तेरे को कंठस्थ है, हर एक चीज तेरे को पता है, ठीक है, तूने साथ साथ में मॉड्यूल सॉल्व करे हैं, तेरे को पता है कि कौन कौन सी चीजों का कहां एप्लीकेशन होता है, तब तू बहुत आसानी से अपने शॉर्ट नोट्स बना लेगा। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं? फर्रे देखें, फर्रे होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है, हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला और बेसिक बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं वो उसमें लिखनी होती है, जिससे कि जब एग्जाम का दिन हो तो हमें वापस ये 100 पन्नों के पेज ना उठाने पड़े। अभी पिछला एग्जाम गया होगा, उसमें ऐसा हुआ होगा ना कि भाई इतने सारे नोट्स हो गए भैया, 4-4 चैप्टर हैं, कैसे रिवाइज करें? तो उस समय नोट्स, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? एक चीज यहां पे मैं बताना भूल गया, जब भी तेरी मॉड्यूल्स हो रही हैं, जब भी तेरे मॉड्यूल्स तू सॉल्व कर रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, उन मॉड्यूल्स में एक बात ध्यान रखियो कि स्टार मार्क लगाता रहियो। स्टार मार्क मतलब एक ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़े से ट्रिकी थे या फिर तेरे से सॉल्व नहीं हुए थे, स्टार मार्क। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गया तेरा रिवीजन तक की बात। ये 4 स्टेप है, मात्र ये 4 स्टेप है, तेरा चैप्टर एबीसी तेरे को कंठस्थ हो जाएगा। अब मेरे को नहीं पता स्टाइलिंग क्या होती है इसकी, समझ जाओ। ये मात्र 4 स्टेप से तेरा पूरा चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। फिर बाद में डीपीपीज आती रहेंगी, उन डीपीपीज से क्या होगा, तेरे ये वाला चैप्टर वापस रिवाइज होगा और पिछले जो चैप्टर है और अच्छी तरह रिवाइज होते रहेंगे। आगे कुछ और चीजें मैं तेरे साथ ऐड करना चाहता हूं। एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं अपने खुद का, 12वीं का। मेरी जो 11वीं 12वीं थी ना, उसमें मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा वीक थी। मैं बार बार अलग अलग बुक्स देखता था, मैं सोचता था इस बुक से कर लेता हूँ यार, इसकी थ्योरी समझ में आ जाए, क्या पता नहीं समझ में आई, इस बुक से कर लिया नहीं समझ में आई, 20 बुक्स देख ली, बट मेरे को पूरी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कभी समझ में नहीं आई। जब मेरा बोर्ड का टाइम आया 12th के, मेरे पास 1 महीना था, मैंने क्या करा, एनसीईआरटी उठाई, मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, जेई लेवल की तो हो नहीं रही, ऐसा करता हूँ खाली एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। या फिर एनसीईआरटी से इक्विवेलेंट एक बुक आती थी उस समय, ऑल इन वन नाम की, क्या पता भी आती हो, है ना, वो ऑल इन वन नाम की बुक मैंने उस समय ले ली और उस चैप्टर, उस पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को उस समय खाली ऑल इन वन से पढ़ा था। उस समय मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उस समय मेरे को ये रिग्रेट हुआ कि कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी कि मैं 20 बुक्स लेके बैठा हुआ था। मात्र एक बुक मेरे को ये फॉलो करनी थी, एनसीईआरटी या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई गाइड। ये मात्र एक मैं बुक सॉल्व कर लेता तो जेई मेंस तक के तो आराम से सवाल बन जाते, जेई एडवांस के लिए थोड़ी हाई लेवल प्रैक्टिस कर लेता। तो इससे सबसे बड़ी सीख ये है, कभी भी खास करके केमिस्ट्री में कभी भी कोई और बुक सॉल्व नहीं करनी, कोई भी और बुक हमें नहीं लेनी। या तो तुम्हें कोचिंग में कोई मॉड्यूल करवाए जा रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है, नोट से समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो करो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग नहीं है तो मात्र एनसीईआरटी। ये मैं अपना खुद का रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। बहुत रिग्रेट होता है जब आखिरी में ये देखते हैं कि यार इससे ही कर लेते, पूरे 2 साल क्यों बर्बाद करे। 10,000 रुपए का कोचिंग में लगवाई थी, उससे भी नहीं हुआ कुछ, ठीक है। ये चीज, एक और चीज मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा टेस्ट के बारे में। अभी 1-2 दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, मैंने उससे ये पूछा कि जो तेरे टेस्ट होते हैं उसकी रिवीजन जो होती है वो कैसे करता है? तो कह रहा भैया कुछ नहीं, मान लो 10 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, मान लो चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, चलो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते, 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो उसने बोला भैया मैं क्या करता हूँ ना कि मान लो 5 चैप्टर आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, और मान लो मेरा जो ये वाले चैप्टर है 1, 3, 4, ये 3 चैप्टर मेरे बहुत सही हैं, मेरे को ये बहुत अच्छी तरह आते हैं, और ये जो 5 और 2 है ये मेरे को अच्छी तरह नहीं आते। तो मैं क्या करता हूँ ना, सिर्फ ये 1, 3 और 4 अच्छी तरह रिवाइज वापस कर लेता हूँ और रिवाइज करने के बाद टेस्ट देने चला जाता हूँ, ठीक है। 2 और 5 के अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा ब्लंडर यही आता है। ये जो तेरा टेस्ट हो रहा है, क्या ये फाइनल जेई है? क्या इसके बाद कोई टेस्ट नहीं देना जिंदगी में? ये जो स्ट्रेटेजी है ना कि जो आते हैं बस उसको अच्छी तरह रिवाइज करके हम टेस्ट में चले जाएं देने, ये स्ट्रेटेजी जब आती है जब बिल्कुल एंड गेम में होते हैं हम, जब बिल्कुल आखिरी में जेई आ रहा होता है या फिर तुम्हारा नीट आ रहा होता है, जब ये स्ट्रेटेजी अपना रही होती है। अभी जो तुम्हारे मंथली टेस्ट होते हैं, संडे टेस्ट होते हैं, मंडे टेस्ट होते हैं, उसमें ये नहीं करना होता। उसमें तो उल्टा तुम्हें इसमें फोकस करना है कि ये जो 2 चैप्टर है इनको और अच्छी तरह कर लूं। यही तो मेन मोटिव होता है टेस्ट का मेन मोटिव ये नहीं होता कि बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ जाए, इसको ये नहीं सिखाना होता, उसका ये सिखाना होता है कि जो तुम्हारे चैप्टर तुम्हें नहीं आते वो और अच्छी तरह पक्के करो। ये जो आते हैं ये तो हो ही जाएंगे यार, ये तो आते ही हैं तेरे को, इसको बार बार रिवाइज करने का क्या फायदा? 10 बार एक ही क्वेश्चन को कर लेगा उससे कुछ फायदा कोई होगा? नई चीजें करना जिससे कि जब तेरा फाइनल जेईई का एग्जाम हो
जब तेरा ये जो लाल वाले हैं, ये लाल वाले भी हटके हरे हो जाएं, ये लाल वाले भी हटके हरे हो जाएं, तब ये पांचों चैप्टर करके तू जेई का देने जाए एग्जाम। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक और चीज तुम्हारे को टेस्ट के साथ ही बताता हूं, टेस्ट से रिलेटेड एक और चीज। कई बार क्या होता है कि जो तुम्हारा टेस्ट होता है, उन टेस्ट में मान ले कोई एक ऐसा सवाल आया जो कि तेरे से नहीं हुआ, ठीक है? तो कई बार हम क्या एजम्पशन लगाने लग जाते हैं कि यार ये सवाल मेरे से नहीं हुआ है, शायद मेरे को ये चैप्टर ही नहीं आता है ना? कई बार ऐसा लगता है ना यार क्वाड्रेटिक का सवाल नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक मेरी बहुत वीक है, क्वाड्रेटिक मेरे को नहीं आती। या फिर अगर मैं बात करूं तुम्हारी फिजिक्स में, भाई मेरे से ना जो रिलेटिव मोशन, जो तुम्हारा रिवर प्रॉब्लम है ना, वो नहीं होती, मतलब मेरे को रिलेटिव मोशन नहीं आती। बहुत बड़ी एजम्पशंस, गलत एजम्पशन है ये, कभी मत लगाना। मैंने बहुत बड़ी भूल करी थी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा रिलेटिव मोशन होता है ना चैप्टर, उस रिलेटिव मोशन का सिर्फ और सिर्फ रिवर प्रॉब्लम जो होती हैं, वो रिवर प्रॉब्लम नहीं आती थी। और ये रिवर प्रॉब्लम के जब भी सवाल आते थे ना, मैं ये बोल देता था कि मेरे को तो रिलेटिव मोशन नहीं आता। सबसे बड़ा ब्लंडर है। खाली एक चीज ना आने से तेरे को पूरा चैप्टर आना ना आना, ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? तो कभी भी तेरे को ऐसा लगे कि यार मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक है, या फिर मेरी रिलेटिव वीक है, या फिर मेरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर या कोई भी आगे का मोल तुम्हारा वीक है, तो ये मत बोलो कि पूरा चैप्टर वीक है। क्या तेरे को रिलेटिव मोशन पूरा ही नहीं आता? क्या तेरे को ये भी नहीं आता कि पीछे वेलोसिटी लगा के तू आगे जो चल रहा है उसके पीछे वेलोसिटी ले लो? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आते। v इक्वल टू यू प्लस एटी तुम्हें रेक्टिलिनियम में ये भी नहीं आता, ये तो आता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं आता, ठीक है? तो सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करो कि उस चैप्टर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तेरे को नहीं आती। ये चीज मेरे को एक बच्चे ने बताई थी, टॉपर था वो, उसने ये बोला कि यार तेरे को खाली रिलेटिव तो रिवर प्रॉब्लम नहीं तो नहीं आती, ये जाके कर ले, बस हो गया तेरा रिलेटिव अच्छा। बस यार यही कुछ चीजें थी जो तेरे को रिमाइंड करवानी थी। एक और रियल लाइफ एग्जांपल वापस तेरे साथ मैं जोड़ता हूं, जिससे तू बहुत ज्यादा सीखेगा। मैथ्स में मेरे 11वीं का एक टेस्ट था, उसमें -1 नंबर आए थे, ठीक है? और 12वीं का एक टेस्ट हुआ, मैं ही था वो, ठीक है? मैं ही एक बंदा था जो कि 11वीं के एक टेस्ट में -1 नंबर लाया मैथ्स में, और मैं ही एक बच्चा हूं जो कि 12वीं के अपने मिड में एक टेस्ट हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा नंबर थे मेरे पूरे कोचिंग में। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने समय रहते, 11वीं तो बर्बाद हो गई थी, समय रहते ये 4 चीजें सीख ली थी, ठीक है? 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 लाख में से सिर्फ 10,000 का इसलिए सिलेक्शन होता है क्योंकि जो 99% बच्चे हैं ना, वो भटक जाते हैं। अगर मेरे से कोई आके पूछे कि भैया आपको क्या, आपके हिसाब से एक आइडियल 11th क्या होगी, तो मेरा आंसर सिर्फ ये होगा, तेरे को जो नोट्स में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ ले, मॉड्यूल सॉल्व कर ले और डीपीपी कर ले रेगुलर, बस ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं जाना। तुमने अपनी कोचिंग में सुना होगा, तुम्हारी टीचर कुछ कहते होंगे ना कि मेरे साथ चलो, जो मैं कह रहा हूं वो सब करते रहो, तुम्हारा आराम से सिलेक्शन होगा। वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। मात्र 1% बच्चा है वो उनके साथ चलने की कोशिश करता है, और वही 1% बच्चा है जिनका सिलेक्शन होता है। हार्श रियलिटी है बट है, ठीक है? रियलिटी है, हार्श है बट रियलिटी है, इस बात को ध्यान रखना। मुझे भी पता है अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मात्र 2 या 3 बच्चे लाए होंगे जाके कॉपी, और उन्होंने ये सब पॉइंट्स को लिखा होगा, वापस उस चीज को रिमाइंड करेंगे, वापस बैठ के देखेंगे कि यार यहाँ गलती हो रही है। बट सिलेक्शन भी उतने का ही होता है, ठीक है ना? तो वही 1% बच्चे हैं जो कि यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि शायद चाहो 1-2 बच्चा भी देख ले, 1-2 बच्चे का भी कुछ फायदा हो जाए, तो उसकी जो सीट है वो उसके पास आराम से पहुंच जाए। तो इसलिए जो कहा जाता है, जो टीचर्स बोल रहे हैं ना, हम क्या होते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार हमें उस टीचर से ज्यादा पता है, वो बोल रहा है सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व करो। नहीं, मैं तो भाई एचसी वर्मा भी करूंगा, मैं तो इरोडोव भी करूंगा, मैं क्रोटोव भी करूंगा, मैं डीसी पांडे भी करूंगा। सारी बहुत अच्छी बुक है, गलत नहीं है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि दुनिया की सारी बुक्स हम करते रहें। क्या मेरी बात क्लियर हुई? 11th क्लास है, मिड में आ चुके हो तुम 11th के अराउंड, ठीक है? काफी चैप्टर्स निकल चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के पूरी 11th खराब होगी। ये चीजें अभी से सोचनी शुरू कर दो, अभी से इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो। आगे आधे की 11th बहुत आराम से हो जाएगी। फिर उसके बाद जो तुम्हें आखिरी में छुट्टियां मिलेंगी, उसमें ये जो बची हुई छोटी मोटी 11th जो शुरू की थी वो भी हो जाएगी। एक बात और तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, अगर तुम इस समय जेई वाले बच्चे हो या फिर नीट वाले बच्चे हो, फिजिक्स में जो तुम्हारा फिजिक्स है, फिजिक्स में तुम्हें काइनेमेटिक्स पढ़ाई गई होगी। ये मैं किसी को भी यार इसके बारे में मेरे को कोई कोट मत करना, मैं अपनी पर्सनल जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी थी, हमारे 1-2 टीचर ने बताई थी, वो बता रहा हूँ। काइनेमेटिक्स है तुम्हारी, काइनेमेटिक्स में आता है तुम्हारा रिलेटिव मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब, ठीक है? फिर तुम्हारा पूरा आगे जो पूरी रोटेशन तक आती है, ठीक है? उसमें से कभी देखना जेईई एडवांस में कितने सवाल आए हैं, ठीक है? अपने आप थोड़ा जाके देखना कि जेईई एडवांस में कितने सवाल आए हैं, बहुत कम सवाल आते हैं इसमें से। तो इसलिए अगर किसी बच्चे की काइनेमेटिक्स वीक रह गई है, किसी बच्चे की ये जो तुम्हारा काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, ये जो पूरा एक पार्ट आता है 11th का मैकेनिक्स वाला, तो टेंशन मत लेना।
इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है। उसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं असली फिजिक्स वहाँ से शुरू होती है, तुम्हारी स्ट्रिंग, वेव्स, फ्लूइड्स, ये सब चैप्टर आएंगे। फिर 12th में तुम्हारी पूरी और मॉडर्न फिजिक्स आएगी, ये सब आएंगे, है ना। तुम्हारी मैकेनिज्म आएगा, क्या कहते हैं उसे यार, मैग्नेटिज्म आएगा। वो सब चैप्टर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता। तो अगर ये सब छूटे हुए हैं तो कुछ टेंशन मत लो, बाद में खाली इतना पढ़ लो कि यार तुम्हारे बोर्ड के जो तुम्हारा स्कूल का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। वन शॉट जाके वीडियोस देख लो, ठीक है। WPE जो है वो ऐसे चैप्टर्स देखो इस समय जो कि तुम्हारे ऐसे हैं जिसमें से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है देखने की कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, छूट भी गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे केमिस्ट्री में, ऐसे ही तुम्हारे मैथ्स में कुछ चैप्टर्स देखो जिससे, मैथ्स में तो ऐसा नहीं है शायद, मैथ्स में तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे हैं, तो इसलिए उनकी ज्यादा टेंशन मत लो। ये भी थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है सोचने का, ज्यादा बर्डन ना लेने का, ठीक है। शुरुआत है 11वीं की, आराम से करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाद में धीरे धीरे करके हर चीज़ सही हो जाती है। टेस्ट में धीरे धीरे करके नंबर बढ़ने लग जाते हैं टेस्ट में। फिर उसके बाद तुम्हारा जो नोट्स है, जो तुम्हारे क्वेश्चन तुम कह रहे हो ना कि मेरे से टैकल नहीं होता, जो नया सवाल है, फिर मैं गूगल पे देखता हूँ, फिर उसके बाद मेरे को लगता है यार ये तो ऐसे होना था। धीरे धीरे ये सब चीज़ें अपनानी शुरू करोगे, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये जो तुम्हें पॉइंट्स बताएं धीरे धीरे करोगे, टाइम टू टाइम आराम से ये चीज़ होने लग जाएंगे। 12वीं में तुम देखोगे कि हाँ यार ये सब चीज़ें मैं करता था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था और मैं पूरी क्लास से बहुत ज़्यादा आगे हूँ। बस यही सब चीज़ें आज आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय, चलो जाओ, बेस्ट ऑफ लक।